नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि कल की वीडियो में हमने कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में चर्चा की थी। कैशलेस अर्थव्यवस्था के क्या लाभ होते हैं और उसकी क्या हानियाँ होती हैं या उसके समक्ष क्या चुनौतियाँ विद्यमान हैं, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियां क्या होती हैं उसको भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं वित्तीय समावेशन क्या होता है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक वित्तीय है, दूसरा है समावेशन। समावेशन का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोगों को किसी भी चीज़ में क्या करना, समाहित करना। सब देश की अर्थव्यवस्था के जितने लोग हैं, किसी समाज के लोग हैं, अगर हम उनको किसी चीज़ में क्या कर रहे हैं, समावेशन की बात करते हैं, तो हम उस चीज़ में उनको जोड़ने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे चूंकि किसकी बात की जा रही है, वित्तीय समावेशन की बात की जा रही है। मतलब हम लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब वित्तीय व्यवस्था क्या होती है, वित्तीय बाजार क्या होता है, इस चीज़ को हमने पहले भी समझ चुके हैं कि वित्तीय बाजार के 5 अंग होते हैं। उनमें से जो दो प्रमुख अंग होते हैं वो क्या होते हैं आपका, एक मुद्रा बाजार और दूसरा क्या होता है आपका वित्त बाजार। ठीक है, मुद्रा बाजार आपका और वित्त बाजार नहीं, मतलब पूंजी बाजार। ठीक है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार को आप किस नाम से जानते हैं सामान्य तौर पर, बैंकिंग सेक्टर, और पूंजी बाजार को सामान्य तौर पर किस नाम से जानते हैं, शेयर मार्केट के नाम से। तो आर्थिक विकास के लाभ को वहनीय कीमतों पर, वहनीय कीमत मतलब कम से कम कीमतों पर, जिसमें सामने वाला व्यक्ति क्या कर सके, अफोर्ड कर सके उसको, समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति। समाज का अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति कौन है, जिस तक सरकार अभी तक नहीं पहुंच पाई है या शासकीय सेवाओं का लाभ उस तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है, उस व्यक्ति को क्या करना, हमको वित्तीय लाभों को पहुंचाना ही क्या कहलाएगा, हमारा वित्तीय समावेशन कहलाएगा। वित्तीय समावेशन से एक तरीके से दो लाभ होते हैं। पहला क्या होता है, उस व्यक्ति का कल्याण होता है, उस व्यक्ति का उत्थान होता है, समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा, बैंकिंग सेवाओं, बीमा, पेंशन आदि का वो लाभ उठा के आर्थिक क्रियाकलापों में जुड़ सकेगा। तो पहला तो क्या हो गया कि हमारे यहाँ पे समाज कल्याण हो रहा है। दूसरा क्या होता है, अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। अर्थव्यवस्था को लाभ कैसे होगा कि सामने वाला व्यक्ति जब वित्तीय व्यवस्था में जुड़ेगा, मुद्रा बाजार में जुड़ेगा, तो उससे क्या होगा, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा वो क्या करेगा, मुद्रा बाजार में निवेशित करेगा। उससे क्या होगा, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी। अब पूंजी निर्माण की दर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अर्थव्यवस्था का विकास वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऋण की उपलब्धता आसानी से हो जाएगी, बाजार में तरलता सदैव बनी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, एक तरीके से वित्तीय समावेशन होता है। अब आते हैं वित्तीय समावेशन के समक्ष चुनौतियां क्या होती हैं। तो पहली चुनौती होती है कि सभी की बैंकों तक पहुंच नहीं है। पहली बड़ी समस्या क्या आती है कि सभी लोगों की बैंकों तक पहुंच नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, अभी जनधन योजना जो चल रही है अभी भी, मतलब जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए, उससे एक बड़ा जो वो था, वर्ग था हमारा, जिसका बैंक खाता नहीं था, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा नहीं था, उसके पास बैंकिंग सेवाएं पहुंच गई हैं। पर अभी भी एक बड़ा स्तर है। अगर हम विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा बात करें या फिर जो हमारा कॉम्पिटिटर एक तरीके से चीन है उसके अपेक्षा बात करें, तो हमारे यहाँ पे एक बड़ा वर्ग है, अभी भी है, जो बैंकिंग व्यवस्था से क्या है, अछूता है। ठीक है, तो पहली चुनौती क्या है कि सभी के बैंक खाते हों, सभी को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी चुनौती आती है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, तो डिजिटल डिवाइड आपको दो स्तरों पे देखने को मिलेगा। पहला आपको ग्रामीण और शहरी स्तर पे देखने को मिलेगा, ग्रामीण और शहरी स्तर पे, और दूसरा अमीर और गरीब के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच में। तो यहाँ पे डिजिटल जो माध्यम है उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग अमीर वर्ग द्वारा किया जा रहा है, गरीब वर्ग कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और दूसरा जो वो मिलेगा आपको डिजिटल डिवाइड, वो मिलेगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कहाँ पे अंतर आता है कि शहरी क्षेत्रों में अधिक लोगों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, वो ज़्यादा अवेयरनेस चीज़ को लेकर के, ग्रामीण क्षेत्रों में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है उस चीज़ को लेकर के। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जागरूकता है भी, तो खास करके जो युवा वर्ग है सिर्फ उसके मध्य है, बाकी जो है उनके मध्य ऐसा नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा विद्यमान है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तकनीकी कौशल की कमी है। इसके अलावा नीतियों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन का अभाव होता है। अब यहाँ पे नीतियों के क्रियान्वयन का मतलब क्या है, देखो नीति निर्माण का कार्य किसका होता है, शासन का होता है, और नीति क्रियान्वयन का कार्य किसका होता है, प्रशासन का होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग होता है उसका होता है। ठीक है, तो शासन ने कोई नीति बनाई, कोई योजना बनाई, पॉलिसी बनाई, उसको लागू करने का ग्राउंड लेवल पे कौन काम करेगा, प्रशासनिक अधिकारी काम करेंगे। पर वो इस काम में कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, पीछे छूट रहे हैं, काम अच्छे से नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनधन खातों की, कि जनधन खातों के तहत सरकार द्वारा लगभग 40 करोड़ खाते खोले गए नए। ठीक है, कितने, लगभग नए 40 करोड़ नए खाते खोले गए जनधन योजना के तहत। तो ये एक अच्छा डेटा है।
अच्छी इमेज शो कर रहा है, पर दिक्कत कहाँ गई कि ये जो जनधन के तहत जो खाते खोले गए, अधिकांश खाते इसमें क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए, इनएक्टिव हो गए, सुषुप्त हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ लंबे समय तक। अभी जो खाते खोले गए, ये खाते किनके थे? अधिकांश तौर पर देखा जाए तो दैवेभो के थे। किनके? दैवेभो, दैनिक वेतन भोगी। अब जो दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति हैं, मतलब सुबह कमाना शाम को खाना, वो बीच में बैंक को क्यों लाएगा? ठीक है, बीच में बैंक को लाने का मतलब क्या है कि वो अपनी समस्याओं को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ऐसा काम वो क्यों करेगा? ठीक है, तो ये समस्या जाती है। इसके अलावा क्या है, अनौपचारिक और नगद आधारित क्या करना, अर्थव्यवस्था का विद्वान होना। अब हमारे देश में जो टोटल अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें से असंगठित क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, अनौपचारिक क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ये असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब क्या है कि ऐसा क्षेत्र जो सरकार के नियम कानून में बंध के काम नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको सरकार के नियम कानून से कोई खास मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अधिकांश ILO के अनुसार हमारे यहाँ पे जो 81% क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, अनौपचारिक है। मतलब ये लोग सरकार का जो वो है निगरानी तंत्र होता है उससे क्या है, एक तरीके से बाहर है। तो ऐसे में क्या जाती समस्या, इनको इंक्लूड कर पाना, इनको समावेशित कर पाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। इसके अलावा वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल है। वित्तीय समावेशन लैंगिक अंतराल का मतलब क्या है कि पुरुष इसमें ज़्यादा क्या है, टोटल उपभोक्ताओं की बात करें या टोटल जितने लोगों का, नागरिकों का समावेशन हुआ है उसमें अगर बात करें टोटल में, तो पुरुषों की समावेशन ज़्यादा हुआ है, महिलाओं का समावेशन कम हुआ है। इसका कारण क्या है, तो हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो होती है उसका एक कारण बनता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो इंटरनेट की उपयोगिता है उसका एक कारण बनता है। अब आता है अगला इसमें कि प्रयास क्या किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रयास क्या किए जा रहे हैं, तो इसमें जो हम प्रयासों को देखेंगे वो प्रयासों को हम 4 प्रकार से देखेंगे। पहला क्या है, योजनागत प्रयास। दूसरा क्या रहेगा आपका, नीतिगत प्रयास। तीसरा रहेगा आपका समितिगत प्रयास। ठीक है, योजना के आधार पर क्या किया गया, नीतियों के आधार पर क्या किया गया, समितियों के आधार पर क्या किया गया। ठीक है, तो योजनाओं के आधार पर हम, और एक आखिरी आएगा आपका कुछ अन्य प्रयास किए गए हैं, उनको भी यहाँ पर हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपका आता है योजनागत प्रयास। योजनागत प्रयासों में जो योजनाएं आती हैं उसमें क्या क्या है आपका, पहला है आपका जनधन योजना। पहला है आपका जनधन योजना। देखो जनधन योजना के बारे में जो बेसिक चीजें वो आपको भी पता होगी। ठीक है, 2014 में इस योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या करना था कि देश के लोगों का, ऐसे लोग जिनका जो बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए, जिनके पास बैंक खाते नहीं है, उनको बैंक खाते देना, उनके बैंक खाते खोलना। बाकायदा सरकार ने इसके लिए प्रयास किया और लगभग 40 करोड़ नए खाते खोले गए। तो ये जनधन योजना हो गई। दूसरी आती है आपकी अटल पेंशन योजना। 2016 में योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के नाम से ही पता चल रहा होगा क्या देना है आपको, पेंशन देना है। किनको पेंशन देंगे हम, बुजुर्गों को पेंशन देंगे जो 60 साल से ऊपर के हो जाएंगे। इसके लाभार्थी कौन होते हैं, 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोग होते हैं। कौन होते हैं इसके लाभार्थी, 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोग इसके लाभार्थी होते हैं। 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिलना चालू होगी। आपको प्रीमियम भरना होता है इसमें हर महीने। प्रीमियम आप जितना भरेंगे उसी के अनुपात में सरकार भी उतना ही प्रीमियम भरेगी। जैसे अगर मान लो आप यहाँ पे 150 रुपये का प्रीमियम भर रहे हैं, 200 रुपये का, तो उतना ही सरकार भी आपके अकाउंट में प्रीमियम भरती रहेगी। और बाद में 60 साल बाद आपका अकाउंट क्या होगा, मैच्योर होकर उसमें पेंशन मिलने लग जाएगी। 5 से 6 हज़ार रुपये कम से कम मिलेंगे ही आपको। तीसरा होता है आपका मुद्रा योजना। देखो सर पहले क्या होता था, एक वो होता था सिडबी होता था, सिडबी। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ, लखनऊ में है। ठीक है, सिडबी का काम क्या होता था, स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योगों के लिए, एमएसएमई के लिए क्या करना, एक तरीके से आपको वो करना है, फंडिंग करनी है, उनके लिए वित्त पोषण करना है, निधि जुटानी उनके लिए। ठीक है, ये तो इनका काम हो गया सिडबी वालों का। पर वो अपने काम में कहीं ना कहीं क्या थे, उतने पारंगत नहीं हो पा रहे थे, उतनी अच्छे तरीके से, एक तरीके से रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, एक उनने मुद्रा योजना लॉन्च की। मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था कि एमएसएमई सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, लोन प्रदान करेंगे। ठीक है, अब वो लोन प्रदान करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक अलग वित्तीय संस्थान की स्थापना करनी पड़ी। उस अलग जो वित्तीय संस्थान स्थापित हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, मुद्रा बैंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मुद्रा बैंक के नाम से। ठीक है, तो जो मुद्रा योजना है उसके तहत क्या होता है, 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, तरुण में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगर आपको ये लोन लेना है तो ये लोन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वित्तीय व्यवस्था से जुड़ना पड़ेगा, अपना खाता खुलवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। इसके अलावा आपका आता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है 1998 में चालू की गई थी।
किसके लिए? किसानों के लिए, कि जब भी आपकी रबी या खरीफ की फसल आती है तब आपको कुछ ना कुछ क्या चाहिए होता है, एक तरीके से कुछ ना कुछ पूंजी चाहिए होती है उस कृषि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, कहीं बीज खरीदना, कहीं उर्वरक खरीदना, कहीं सिंचाई के लिए कुछ करना है, बुआई के लिए कुछ करना है, जुताई के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप ऋण ले सकते हैं किसी के माध्यम से। तो ये प्रयास किया गया। इसके अलावा क्या प्रयास हुआ? स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों कार्यक्रम एक साथ चालू किए गए। स्टार्टअप इंडिया क्या था, नाम से ही पता चल रहा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना है, यहाँ पे बढ़ावा देना है। स्टार्टअप कल्चर को हमारे यहाँ क्या देना है, बढ़ावा देना है। नए उद्योगपतियों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नए नए स्टार्टअप केंद्रों की स्थापना करवानी है। सरकार इसके लिए क्या करेगी, प्रयास करेगी। कैसे प्रयास करेगी? तो सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और अन्य जो सुविधाएं होती हैं वो भी वो प्रदान करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या था आपका स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया क्या होता है? तो स्टैंड अप इंडिया जो योजना है उसका संबंध सिर्फ तीन वर्गों से है। कौन कौन से? SC, ST और महिला। ठीक है, फीमेल, वुमेन, सिर्फ 3 वर्गों से। सरकार ने क्या बोला कि हम इनके उत्थान के लिए, इनको एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा देने के लिए, इनके मध्य स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, MSME क्षेत्र में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका। तो ये क्या था, वित्तीय समावेशन के लिए आपका योजनागत प्रयास था। फिर आता है वित्तीय समावेशन के लिए नीतिगत प्रयास। उसमें क्या है, KYC का सरलीकरण कर दो। KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर। आप सबने कराया होगा KYC अपना अपना बैंकों में या जो भी डिजिटल पे वो होते हैं, वॉलेट वगैरह होते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, तो KYC आपने सबने करवाया होगा। नो योर कस्टमर मतलब अपने ग्राहक को जानो या अपने ग्राहक को जाने। ठीक है, तो KYC नियमों को क्या कर दिया गया, सरलीकरण कर दिया गया। अब आज की तारीख में आपको KYC के लिए कोई 50 तरह के वो नहीं देने होते हैं, कागज नहीं देने होते हैं। सिंपल क्या कीजिए, आप जाइए, आधार कार्ड अपना नंबर एंटर कीजिए, OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर दीजिए, आपका KYC हो गया है। दूसरा, वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना करना। वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना करना मतलब जो लोग डिजिटल रूप से शिक्षित नहीं है, वित्तीय साक्षरता का उतना ज्ञान नहीं है, जागरूक नहीं है उसके प्रति, उनको क्या करना है, हमको एक तरीके से कुछ ना कुछ ज्ञान दे देना इस बारे में। ठीक है, इस चीज को समझ गए। इसके लिए सरकार क्या करेगी, तो वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित करेगी। ये आपका कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं CSC गांव क्षेत्रों में, पंचायत भवन में, वहां पे हो सकते हैं। इनको चालू करने के लिए, इन केंद्रों को संचालित करने के लिए बैंक के मित्र होते हैं, बैंक के मित्रों को क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें काम किया जाता है। इसके अलावा नीतिगत में क्या किया गया, शून्य बैलेंस सुविधा दी गई। शून्य बैलेंस सुविधा क्या होती है, इस चीज को समझ लो थोड़ा सा, कि आपका जो बैंक खाता होता है उस बैंक खाते में एक मिनिमम अमाउंट आपको क्या रखना मैंडेटरी होता है। अगर वो आप नहीं रखेंगे तो फिर आपसे क्या किया जाएगा, पेनाल्टी वसूली जाएगी। तो सरकार द्वारा इन नियमों में सरलीकरण किया गया। उनने क्या बोला कि बैंकों को ये सुविधा भी देनी चाहिए, ग्राहकों के शून्य बैंक खाते खुल सकें। अधिकांश बैंक ये सुविधा देते हैं, SBI नहीं देता है। ठीक है, SBI नहीं देता, उसमें शायद तक आपको 1000 रुपये या 3000 रुपये ऐसा कुछ आपको मिनिमम रखना होता है, या शायद तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग अंतर आता है, जैसा भी है। तो ये हो गया, सरकार ने क्या किया, शून्य बैलेंस सुविधा के खाते खोलना चालू किए। इसके अलावा भाषाई बाध्यता को समाप्त करना। देखो, हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो ना हिंदी जानती ना इंग्लिश जानती है, बहुत बड़ी आबादी है। हमारे आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे आदिवासी क्षेत्रों के जो लोग भीली बोलते हैं, गोंडी बोलते हैं, उनको ना हिंदी आती है ना आपका क्या आती है, एक तरीके से इंग्लिश आती है। ऐसे ही अगर आप तमिलनाडु में चले जाएंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको तमिल के अलावा कोई भाषा नहीं आती है। ठीक है, केरल चले जाएंगे तो जो मलयाली भाषी क्षेत्र में ग्रामीण लोग हैं उनको मलयालम के अलावा कुछ नहीं आता। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या की, उनने भाषाई बाध्यता को समाप्त किया। मतलब जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगा वो ऐसा नहीं कि अब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। अगर आपको मलयालम आती है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन मलयालम में होगा। अभी तक इसमें लगभग 23 से 24 भाषाओं को जोड़ा जा चुका है। सरकार आगे प्रयास कर रही है और भी इसमें भाषाओं को जोड़ने का, ताकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को क्या बनाया जा सके, प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। ठीक है, ग्राहक की सेवाओं में वृद्धि की जा सके। तो ये क्या थे, आपके नीतिगत प्रयास थे। इसके अलावा है आपका समितिगत प्रयास। समितिगत प्रयासों के तहत क्या किया गया, देखो, नचिकेत मोड़ समिति 2013 की। इस समिति के सुझावों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने बैंकिंग सुधार पढ़े थे। बैंकिंग सुधारों में जब हमने समितिगत सुधार देखे थे तब हमने इसको पढ़ा हुआ था। आप पिछले वीडियोज में जाकर के बैंकिंग सुधार वाला वीडियो देख सकते हैं। वहां पे क्या क्या था, नचिकेत मोड़ समिति में क्या क्या उन्होंने सुझाव दिए थे, उन सभी सुझावों को बकायदा सरकार द्वारा लागू किया गया था।
तो एक सुझाव क्या था उनका कि 2016 तक में, वर्ष 2016 तक में सभी के बैंक खाते होने चाहिए। सरकार ने इसके लिए जनधन योजना ला करके सभी के बैंक खाते खोलना चालू किए। एक सुझाव था इनका कि 15 मिनट की क्या दूरी पर क्या होना चाहिए, 15 मिनट की वॉक पर क्या होना चाहिए, बैंक की ब्रांच होनी चाहिए, बैंक की शाखा होनी चाहिए। सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया, तो बैंक की शाखा खोलना थोड़ा कठिन काम है, तो उन्होंने क्या कर दिया, कॉमन सर्विस सेंटर, कियोस्क सेंटर, इनकी स्थापना कर दी। वहां पे आप जाकर के छोटी मोटी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो नचिकेत मोड़ समिति के सुझाव थे उन सभी को लागू किया गया। आप इनको जाकर के पहले पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है दीपक मोहंती समिति। ये भी क्या हो गई आपका एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, आपके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, बैंकिंग या ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका समितिगत सुधार हो गया। फिर आता है आपका कुछ अन्यों में आता है आपका व्हाइट लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल और ब्राउन लेवल एटीएम क्या होते हैं, तो देखो एटीएम संचालन का जो उत्तरदायित्व, एटीएम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं एक तरीके से। देखो एटीएम एक जो सामान्य होता है जो आप देखते रहते हैं, दूसरा ये व्हाइट लेवल, तीसरा होते हैं ब्राउन लेवल। तो वो एटीएम जो बैंक के संपूर्ण नियंत्रण में होता है, उसके संचालन का संपूर्ण उत्तरदायित्व किसका होता है, बैंक का होता है। वो सामान्य एटीएम जो हो गया आप उसको देखते हैं, उसको एटीएम बोल दिए। ठीक है, एक होता है व्हाइट लेवल एटीएम। तो ऐसा एटीएम जो किसी ऐसी वित्तीय संस्थान के नियंत्रण में होता है, मतलब एक तरीके से थर्ड पार्टी द्वारा क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है वो। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, जैसे मान लो एसबीआई है, एसबीआई द्वारा क्या किया जा रहा है, एटीएम का संचालन किया जा रहा है, पर उनके पास क्या है, कार्य बोझ बढ़ गया, तो उन्हें किसी थर्ड पार्टी कंपनी को अपॉइंट कर लिया। तो थर्ड पार्टी वाली जो कंपनी है और एसबीआई है, ये दोनों मिल करके उस एटीएम क्या करने लग गए, मैनेज करने लग गए। मतलब पैसे वगैरह डालने का वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह काम वो थर्ड पार्टी करने लग गई वहाँ पे, और एक तरीके से इंटरनल जो मैनेजमेंट होता है एटीएम वगैरह का टेक्निकल, वो सब कौन करने लग गए, एसबीआई करने लग गए। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तीसरा होता है आपका ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है कि ये वो एटीएम होते हैं जो किसी ऐसी कंपनी द्वारा संचालित किए जाते हैं जिसका बैंकिंग व्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। आपने कहीं देखे होंगे अपने देश में उसके एटीएम चलते हैं, टाटा के एटीएम चलते हैं। किसके, टाटा के एटीएम चलते हैं। टाटा का बैंकिंग व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, टाटा का बैंकिंग व्यवस्था से कोई संबंध नहीं, पर टाटा एटीएम संचालित करता है। ठीक है, उनको क्या दिया गया है, इस संबंध में अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जब कोई ऐसा एटीएम जो किसी ऐसी कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है जिसका बैंकिंग व्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ये कहलाएगा। ठीक है, ब्राउन लेवल एटीएम। तो ये क्या था पूरा आपका वित्तीय समावेशन। अगला आता है आपका एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज। ठीक है, ये क्या होते हैं, सामान्य सा पॉइंट समझ लीजिए, नाम से पता चल रहा है, गैर बैंकिंग मतलब ऐसी कंपनियां, ऐसी वित्तीय कंपनियां जिनका बैंकिंग व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो देखो इनका बैंकिंग व्यवस्था से संबंध होता है, लेकिन बैंकों के सभी कार्य नहीं करते हैं। बैंकों के कार्य क्या होते हैं, आपसे जमा स्वीकार करेगा, आप जमा स्वीकार करेगा तो ब्याज देगा, आपको ऋण देगा तो उस पर ब्याज लेगा, आपकी एफडी करेगा, बीमा करेगा। ठीक है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी होंगे, 50 सेवाएं होती हैं, डीडी जारी होगा, चेक जारी होगा, ये सब सेवाएं होती हैं बैंकिंग सेक्टर की। ये क्या काम करता है, सिर्फ बैंकों की सिर्फ 2 काम करता है ये, कौन सा, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, खत्म, सिर्फ यही 2 काम करता है। ठीक है, और दूसरा अंतर कहाँ पे आता है कि जो बैंक होते हैं वो बैंक किसके तहत काम करते हैं, रिजर्व बैंक जो होता है उसके अंतर्गत काम करेंगे। उसका जो कानून है रिजर्व बैंक का है, आरबीआई अधिनियम 1934, उसके तहत क्या होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं। अनुसूची सेकंड आपको याद है, हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अनुसूची सेकंड में क्या होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, वो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 वाला जो है उसके तहत क्या किए जाते हैं, विनियमित किए जाते हैं। पर आपका जो ये होती हैं एनबीएफसी होती हैं, ये किसके तहत विनियमित की होती हैं, किसके तहत पंजीकृत होती हैं आपकी, तो आपका जो कंपनी अधिनियम है उसके तहत पंजीकृत होती हैं। कंपनी अधिनियम कौन सा, 1956 वाला। कंपनी अधिनियम 2013 में नया आ चुका है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 में अपडेट हो चुका है, तो इसको वहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो परिभाषा के तौर पे देखते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्या होती है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 56 के अंतर्गत पंजीकृत होती है, जिसका प्रमुख कार्य उधार देना
तथा विभिन्न प्रकार के शेयर, प्रतिभूति, बीमा कारोबार, चिट फंड से संबंधित कार्यों में क्या करना, निवेश करना होता है। तो देखो ये आपको क्या करेंगे, ऋण देंगे। ये आपको क्या करेंगे, ऋण देंगे, तो उस पर कुछ ना कुछ क्या लेंगे, आपसे जमानत लेंगे, ब्याज लेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ों को कहा पूंजी निर्माण कैसे करते हैं, पॉइंट क्या बोलना चाहिए एग्जैक्टली, तो ये पूंजी निर्माण कैसे करते हैं, तो पूंजी निर्माण के लिए क्या करते हैं, निवेश करते हैं। कहाँ निवेश करते हैं, तो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। प्रतिभूति, प्रतिभूति क्या होते हैं, एक तरीके से जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, अनुबंध पत्र होते हैं, उनको बोलते हैं। बीमा सेक्टर आपका चिट फंड, चिट फंड क्या होता है, चिट फंड कैसे समझाएं, आपका 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, ये क्या होता है, आपका चिट फंड होता है, ठीक है। मतलब लोगों को ये लुभावन दिया जाता है कि हम आपका पैसा इतने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या कर देंगे, डबल ट्रिपल करके वो आपको वापस दे देंगे। ये क्या होता है, चिट फंड होता है, ठीक है। तो ये सब काम, ये कामों में क्या करते हैं, निवेश करके पूंजी निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं, आपकी एनबीएफसी कहलाती हैं। एनबीएफसी वे वित्तीय संस्थान हैं जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं की तो पेशकश करते हैं, लेकिन बैंकिंग लाइसेंस धारण नहीं होते। इस चीज़ को हमने पहले भी समझा कि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, पर कुछ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ बैंकिंग सेवाएं क्या है, जमा स्वीकार करना, ऋण देना। सामान्यतः इन संस्थानों को आम लोगों से पारंपरिक मांग जमा के माध्यम से सरलता के लेने की अनुमति नहीं होती। सामान्य सा पॉइंट है, पारंपरिक तौर पे बैंक के तौर पे काम नहीं करते हैं। यह संस्थानों का क्या होता है, विजातीय समूह होता है, जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थान जुड़े होते हैं। सामान्य सा पॉइंट है कि इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों को रखा जाता है जो बैंकिंग सेवाएं तो नहीं देते हैं, पर इस क्षेत्र में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है आपके लिए, आपका एक वो कंपनी होती थी एनबीएफसी में, मुथूट फाइनेंस। अगर आप 3 से 4 साल पहले का टाइम पीरियड देखेंगे तो उस समय कंपनी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, मुथूट फाइनेंस। अक्षय कुमार जी इसका ऐड करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, तो सिंपल से उनका एक ऐड आता था कि आप अपना सोना हमारे पास लाइए, हमसे क्या करिए, रुपए ले जाइए। फिर वो क्या करेगा, आपके सोने का क्या कर देगा, निवेश कर देगा। तो ये क्या था, पूरा आपका एनबीएफसी था, इसको आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।